आज का पहला सवाल है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स. वन ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन द अदर बाय टू. द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बाय फोर. इफ द डिनोमिनेटर that is 7 plus c where c is greater than minus 7 is a constant, then the minimum value of the fraction is. ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर. तो हम देखते हैं किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे. इसमें कहा गया है कि जो एक फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है वो दो नंबर्स का मल्टीपल है. मतलब दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर आता है. ठीक है. वन ऑफ द नंबर्स इज़ ग्रेटर देन द अदर बाय टू. जो ये दो नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से दो बड़ा है. द ग्रेटर नंबर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर बाय फोर. यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है जो कि दो बड़ा है छोटे नंबर से, वो वाला नंबर डिनोमिनेटर से चार छोटा है. ठीक है. इफ़ द डिनोमिनेटर सेवन प्लस सी, अगर डिनोमिनेटर हमें बता रखा है कि सेवन प्लस सी है जहाँ पे सी की वैल्यू माइनस सेवन से बड़ी है, तो हमें बताना है कि जो फ्रैक्शन होगी उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है. यानी कि हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है फ्रैक्शन की क्या है. तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो जो न्यूमरेटर है वो दो नंबर्स का मल्टीपल है. तो हम मान लेते हैं कि दो नंबर्स क्या क्या हैं, x और x प्लस टू. क्योंकि हमें बताया गया है कि जिन वो दो नंबर्स का मल्टीपल है उनमें से जो एक नंबर है वो पहले से दो बड़ा है. अब चूंकि दो बड़ा है तो अगर पहला नंबर x है यानी कि छोटा वाला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस टू. ठीक है. उसी प्रकार डिनोमिनेटर हमें बता रखा है कि सेवन प्लस सी है. ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. जहाँ पे c है उसकी वैल्यू माइनस सेवन से बड़ी है, उसका हम यूज़ करेंगे आगे. अब प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि जो बड़ा वाला नंबर है, न्यूमरेटर का जो बड़ा वाला नंबर है यानी कि एक्स प्लस टू, वो डिनोमिनेटर से चार छोटा है. ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ये हमारा बड़ा वाला नंबर हो गया न्यूमरेटर का. ठीक है. तो जो डिनोमिनेटर है वो इस नंबर से चार बड़ा है, या फिर ये वाला नंबर डिनोमिनेटर से चार छोटा है. तो अगर छोटा है न्यूमरेटर का ये वाला नंबर अगर चार छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें हम फोर ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. तो एक्स प्लस टू प्लस फोर हो जाएगा हमारा सेवन प्लस सी. ठीक है. तो अब यहाँ से हम देखें तो एक्स प्लस टू प्लस फोर होगा एक्स प्लस सिक्स जो कि सेवन प्लस सी के बराबर होगा. और हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी वन प्लस सी. सिक्स को यहाँ ले जाएंगे माइनस होगा वन प्लस सी. तो हमने एक्स को निकाल लिया सी की टर्म्स में. ठीक है. अब हमें क्या निकालनी है, हमें फ्रैक्शन निकालनी है. फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, एन अपॉन डी, जो कि हो जाएगी न्यूमरेटर हमने माना था एक्स एक्स प्लस टू और डिनोमिनेटर हमें गिवन है सेवन प्लस सी. अब जो हमने अभी अभी निकाला है कि x की जो वैल्यू है वो होती है वन प्लस सी. क्योंकि x की वैल्यू वन प्लस सी है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो क्योंकि ये अलग अलग थे, यहाँ पे x दे रखा था, यहाँ c दे रखा था, c दे रखा था, तो हमने क्या करा, x को भी c की टर्म्स में लिख लिया ताकि ये फ्रैक्शन सिमेट्रिकल हो जाए. तो x हमने निकाला था वन प्लस सी और x प्लस टू होगा वन प्लस सी प्लस टू, यानी कि c प्लस थ्री या थ्री प्लस सी. तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो ये है. अब हमें बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी. ठीक है. अब एक सिंपल तरीका है इसको करने का, सिंपल तरीका या फिर एक तरीका है इसको करने का कि आप वैल्यू पुट कर करके देख लो. हमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइव, वन अपॉन फाइव, माइनस फाइव और माइनस वन अपॉन फाइव. तो आप सी की अलग अलग वैल्यूज़ लेके देख लो. और हमें ये भी बताया गया है कि जो सी है वो माइनस सेवन से बड़ा है. तो माइनस सेवन से बड़ी आप कोई भी वैल्यूज़ लेके देख लो और देख लो कि ऑप्शंस में से कौन सा हमारा आंसर बैठ रहा है जो कि मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है. एक तरीका ये है. अब वैल्यूज़ आप रख रख के देखोगे तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए, या टाइम ना भी लगे तो भी आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच पता होनी चाहिए इसकी कि क्या है अप्रोच, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो कि किस तरीके से इस सवाल को करते हैं. तो अगर सिस्टमेटिक अप्रोच देखें हम इस सवाल की तो वो मैंने लिखी हुई है कि कैसे होंगे. देखो सी है वो माइनस सेवन से बड़ा है. ठीक है. सी माइनस सेवन से बड़ा है. अगर हम माइनस सेवन को इस साइड लेके आएँ तो सेवन प्लस सी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा. इसका मतलब सेवन प्लस सी क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है. ठीक है ना, डिनोमिनेटर है और वो ज़ीरो से बड़ा है. इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. डिनोमिनेटर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा. ऑलवेज. ऑलवेज क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसे दे रखी है, सी ग्रेटर देन माइनस सेवन. क्योंकि ये कंडीशन है इसलिए हमारा डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव आएगा. अब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव इन चीज़ों की बात क्यों कर रहा हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर
हमें दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और मिनिमम वैल्यू में हमें पॉजिटिव ऑप्शंस भी दे रखे हैं और पॉजिटिव ऑप्शंस भी दे रखे हैं और नेगेटिव ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर हम ये पता लगा लें कि जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, दोनों में से एक आएगा, तो हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, फिर हमारा आंसर इन दोनों में से एक आ जाएगा, या अगर पॉजिटिव आंसर है तो इन दोनों में से एक आ जाएगा। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, हमें वैल्यूज़ पुट कर करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव पता कर सकते हैं, और उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। तो कैसे पता करें, तो हम ये इस एलिमिनेशन के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर रहे हैं। हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी जो है -7 से बड़ा है। आप -7 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, -6 डालोगे तो 1 आएगा, -5 डालोगे तो 2 आएगा, तो इस तरीके से डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, क्योंकि हमें पता लगाना है ना कि इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे बाकी के ऑप्शंस को। और ये जो फ्रैक्शन है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। तो ये तो हमने देख ली कि ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है। अब इन दो टर्म्स को देखते हैं कि ये पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो मैंने इसके लिए ये नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने -1, -3, -7 और ये बीच में -2 लिख रखा है। अब मैंने यहाँ -1, -3, -7 ये क्यों लिखा है, देखो एक तो हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि सी जो है -7 से बड़ा है, यानी कि सी की वैल्यूज़ तो हमें, देखो हम वैल्यूज़ क्या रख के देखेंगे, इसमें सी की रख के देखेंगे, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है 1, 3, 7। तो हमने नंबर लाइन बनाई और वहाँ पे हमने लिख दिया -7, क्योंकि एक बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि सी की वैल्यू हमें -7 से बड़ी लेनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने एक -3 लिखा है और एक -1 लिखा है। अभी -2 को भूल जाओ, वो मैं बताऊँगा क्यों लिखा है मैंने। -1 लिखा है, -3 लिखा है। -1 -3 इसलिए लिखा है क्योंकि उस पर जो न्यूमरेटर है वो हमारा 0 हो जाता है। अगर आप 0 करके देखोगे तो -1 आएगा, इसको 0 करोगे तो यहाँ -3 आएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब ये जो मैंने बनाया है इससे हमें पता पड़ता है कि पॉजिटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव कहाँ आएगा। अब फॉर एग्जांपल तो हमने क्या करा, हमने वो वैल्यूज़ लिख ली जहाँ पे 0 आ रहा है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे -7 से -3 के बीच में, -7 से -3 के बीच में कह रहा हूँ मैं, -7 और -3 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि -7 इंक्लूड करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, और नंबर जो है हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो आप, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट नहीं अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम -7 -3 के अलावा बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो ऊपर का है ना वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, कि -7 से -3 के बीच में आप कुछ भी रखोगे तो ये टर्म जो है नेगेटिव होएगी। फॉर एग्जांपल कुछ भी रख के देख लो, -6 रखोगे तो -5 आएगा, -5 रखोगे तो -4 आएगा। उसी तरीके से ये टर्म भी नेगेटिव होएगी, और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। यानी कि -7 से -3 के बीच में ये पूरी टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, और ये टर्म तो पहले से हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसको तो हमें चेक ही नहीं करना, केवल इसको ही चेक करना है। तो -7 से -3 के बीच में ये टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, और ये तो पहले से ही पॉजिटिव था, इसलिए ये पूरा नंबर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो -7 से -3 के बीच में हमारी जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव आ रही है। उसके बाद में -3 से -1 के बीच में चेक करते हैं। अब -3 से -1 के बीच में अगर आप चेक करोगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये वाली जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव आएगी। अब चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, और नीचे तो पॉजिटिव है ही सही, तो नेगेटिव पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और उसके बाद में -1 के बाद आप कोई सा भी नंबर रख के देख लो, ये तो देखो हमेशा पॉजिटिव ही है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और -1 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देख लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यानी कि हमारी वैल्यू -1 के आगे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, हमें पता पड़ गया कि नेगेटिव भी आ रहा है, हमारी जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। ठीक है, अब चूंकि देखो नेगेटिव आ रही है तो ऑब्वियसली हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव ही हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में हमेशा नेगेटिव नंबर्स ही छोटे होते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है कि एनी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। कोई सा भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर ले लो, हमेशा नेगेटिव नंबर छोटा आएगा और पॉजिटिव नंबर बड़ा आएगा, और हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है तो हमारा आंसर नेगेटिव नंबर ही होगा। यानी कि जो पॉजिटिव वाले आंसर हैं वो तो एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव में क्या आएगा। ठीक, अब देखो नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में हमें कब मिल रहा है, नेगेटिव हमें -3 से -1 के बीच में मिल रहा है। अब मैंने आपको बताया था -3 और -1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, क्योंकि आप इसको पुट नहीं कर सकते, इसको पुट करोगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, ऊपर 0 हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि 0 भी मिनिमम नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर 0 से भी छोटे होते हैं, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा हमारा।
अब -3 से -1 के बीच में एक ही नंबर है -2। अब आप कहोगे कि नंबर तो बहुत सारे होते हैं, -2 ही क्यों लें? -2 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 7+c है, ठीक है ना। अब जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे लिख देते हैं ना, तो इसका ये मतलब होता है कि हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई इंटीजर ही है ना, वो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि डेसिमल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई बात, लेकिन ये बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो वो इंटीजर ही आते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि इंटीजर है, 7 इंटीजर है, तो सी भी इंटीजर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ये डेसिमल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -3 से -1 के बीच में रखना है, और -3 से -1 के बीच में -2 ही आता है, इसलिए हम -2 जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आंसर ही हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम c इक्वल टू अगर -2 पुट कर दें तो हमारा n/d क्या हो जाएगा, 1+c यानी कि 1-2, 3+c यानी कि 3-2 डिवाइडेड बाय 7+c यानी कि 7-2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा -1/5। तो ये है सिस्टमेटिक अप्रोच, जिससे आप पता लगा सकते हो, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। ये आपको ध्यान होगी तो आपको कई सवालों में हेल्प होगी। तो हमारा आंसर आ चुका है -1/5, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखो ये अगला सवाल है ये। अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर आप साथ में देखोगे तो आपको ये भी लगेगा कि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो दो तरीके हैं इसको करने के। पहले हम देखते हैं लॉन्ग मेथड, फिर हम शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड भी देखेंगे। लेकिन मैं लॉन्ग बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी भी लॉन्ग मेथड नहीं है। अगर आप इनको डायरेक्ट ऐड करने चल जाओगे तो देखो, अगर सबका एलसीएम लेने जाओगे 20, 30, 42, तो वो तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। तो क्या करें, 2-2 के पेयर बना लेते हैं। और 2-2 के पेयर में ऐसा है कि जैसे 20, 30 है, इसमें से आप 1/10 कॉमन ले सकते हो। ये दोनों है 42, 56, इसमें से आप 1/7 भी कॉमन ले सकते हो। या आप देखोगे तो 14 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 14 3 या 42, और ये नंबर 14 से डिवाइड हो रहा है 14 4 या 56, तो आप 1/14 कॉमन ले सकते हो। वैसे ही यहाँ पे 1/18 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे 1/11 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे इसको। तो मैंने लिख दिया कि इनको हम एक साथ पेयर में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद में हमने 1/10 कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 + 1/3, ठीक है। यहाँ 1/14 लिया तो 1/3 + 1/4। यहाँ पे लिया 1/18, तो ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 18 4 या 72 और 18 5 या 90 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 11 कॉमन नहीं लिया, 22 ले लिया, क्योंकि ये दोनों 22 से भी डिवाइड हो रहे हैं। हम जितना बड़ा नंबर कॉमन लेंगे अंदर उतना ही छोटा आएगा, तो हमें कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा। तो 1/22 कॉमन ले लिया, तो आ गया 1/5 + 1/6, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 + 1/3 क्या हो जाएगा, 5/6। इसी तरीके से आप सबको सॉल्व कर लोगे तो 7/12, 9/20, और ये हो जाएगा 11/30। अब आप देख रहे हो ये सब कैंसिल हो रहे हैं, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 11 2 जा 22। अब हमारे पास बचा 1/12 + 1/24 + 1/40 + 1/60। तो आपको देख के लगेगा अरे अभी भी एलसीएम लेना है, ये सवाल छोटा कहाँ हुआ। लेकिन ये सवाल छोटा हो चुका है, क्योंकि इनका एलसीएम जो है वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर, देखो एलसीएम की ये बात और होती है, इसको भी आप समझो कि जैसे एलसीएम आपको कहीं निकालना हो ना, तो आप वो ट्रेडिशनल मेथड से मत निकालो। जो सबसे बड़ा नंबर है पहले उसको पकड़ लो, जैसे 60 है, और उसकी टेबल बोलना स्टार्ट कर दो, और फिर देखो कि ये सारे नंबर कब डिविजिबल हो रहे हैं। जैसे 60 बन जा 60, लेकिन 40 डिवाइड नहीं होता 60 से, 24 भी नहीं होता, बस 12 ही होता है, तो ये तो नहीं होगा एलसीएम। लेकिन 62 जा 120 होता है। अब 120 होता है तो 40 भी डिविजिबल है 120 से, 24 भी है और 12 भी है, तो डायरेक्ट हमारा एलसीएम आ जाएगा 120। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो एलसीएम, जो सबसे बड़ा नंबर हो डिनोमिनेटर में वो पकड़ लो और उसकी टेबल बोलना स्टार्ट कर दो, तो उससे आपका एलसीएम जल्दी निकल जाएगा। किसी और की टेबल आप बोलोगे तो बहुत लेट एलसीएम निकलेगा, सबसे बड़े नंबर की बोलोगे तो उतना ही जल्दी एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 120 एलसीएम आ चुका है। फिर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10 + 5 + 3 + 2, क्योंकि 120 को इससे डिवाइड करोगे 10 आएगा, इससे करोगे 5 आएगा, इससे करोगे 3 आएगा, इससे करोगे 2 आएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है 20/120 1/6। अब ये इतनी भी लॉन्ग मेथड नहीं है, आप देख सकते हो हमने बस कॉमन लिया, सॉल्व करा, फिर यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करा और हो गया। लेकिन एक और शॉर्टकट मेथड है इसकी, अगर आप ध्यान से देखोगे ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, ये जो पूरा टर्म है उसको, तो आपको एक बात पता पड़ेगी, 20 होता है 20 होता है 4 × 5, ठीक है। 30 होता है 5 × 6, 42 होता है 6 × 7, 56 होता है 7 × 8। अरे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। पैटर्न क्या है, 1/4 × 5 होता है, ये 5 × 6 होता है, 6 × 7 7 × 8, यानी कि ये इस तरीके के नंबर लिखे हुए हैं।
अब ये नंबर अगर लिखे हुए हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा, इससे हमें ये फ़ायदा है कि देखो 4 इंटू 5 और ऊपर 1, 5 इंटू 6 और ऊपर 1, कुछ याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है कुछ? और आप ऊपर देखोगे तो क्या है ऊपर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 4 ही तो लिखा हुआ है ऊपर, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 6 माइनस 5 ही तो लिखा हुआ है, 7 माइनस 6 ही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि हम ये जो 1/4 इंटू 5 है और जो बाकी सारे नंबर हैं उनको कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर पहले नंबर की बात करें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 5 माइनस 4/4 इंटू 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर अपन ने ऐसे लिख दिया तो फिर इस नंबर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी आप ऐसे ही करते हो 4 इंटू 5 और 5 माइनस 4। अच्छा, तो अब क्या करें अपन, इन सभी नंबर्स को ऐसे लिख देते हैं 1/4 माइनस 1/5 प्लस इसको लिख देते हैं 1/5 माइनस 1/6, इसको लिख देते हैं 1/6 माइनस 1/7। तो इस तरीके से अगर अपन लिखेंगे, और ये बीच के नंबर्स मैंने नहीं लिखे अभी और लास्ट का लिख दिया है डायरेक्ट 1/11 माइनस 1/12, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमारे जो ये नेगेटिव पॉजिटिव है ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये 1/11 किससे कैंसिल हुआ, इसके पहले जस्ट पहले जो नंबर होगा, जैसे 1/11 प्लस 1/12 था ना यहाँ पे 1/11 माइनस 1/12, तो इससे पहले क्या नंबर रहा होगा 1/10 माइनस 1/11, तो यहाँ माइनस का 1/11 रहा होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव वाले से। तो हमारे जो दो नंबर बचेंगे वो है जो कि कैंसिल नहीं होंगे, वो है 1/4 माइनस 1/12, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4 माइनस 1/12 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो और जल्दी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी ठीक ठाक सवाल है, ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन गलती हो सकती है, देखते हैं। ये पूछा गया था SSC CGL Tier 2 के अंदर। अ स्कूल ग्रुप charters 3 identical buses and occupies 4/5 of the seats. After 1/4 of the passengers leave, the remaining use only 2 of the buses. The fraction of the seats on the bus to on the 2 buses that are now occupied is, यानी कि एक स्कूल ग्रुप है, उन्हें कहीं घूमने जाना है, उन्होंने 3 बसेस करी हैं और 3 बसेस कैसी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सभी में सीट्स बराबर हैं, एक जैसी बसेस हैं। 3 बसेस उन्होंने करी हैं, लेकिन इतने बच्चे नहीं थे उनके कि 3 बसों में आ जाए, तो वो कितनी सीट्स ऑक्यूपाई करी उन्होंने 4/5 मतलब जितनी टोटल सीट्स थी 3 बसेस में मिला के उनकी 4/5 सीट्स को ऑक्यूपाई करा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब मान लो जैसे वापस आ रहे होंगे घूम के, तो जैसे जहाँ जहाँ बच्चों का घर आता जा रहा होगा वहाँ उतरते जा रहे होंगे वो, तो क्या हुआ कि जब 1/4 ऑफ द पैसेंजर्स ने बस छोड़ दी, मतलब बस से वो चले गए, तो रिमेनिंग यूज़ ओनली 2 ऑफ द बसेस, यानी कि टोटल जितने पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे उसमें से अगर 1/4 चले गए तो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं वो कितनी बसेस में आ गए, वो 2 ही बसों में आ गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2 बसें भी पूरी भरी हुई है, वो 2 बसेस में आए हैं, यानी कि हो सकता है या तो 2 पूरी भरी हुई हो या 2 से भी कम भरी हुई हो, वो हमें पता पड़ जाएगा कि भरी हुई है या नहीं। द फ्रैक्शन ऑफ द सीट्स ऑन द 2 बसेस दैट आर नाउ ऑक्यूपाइड इज, यानी कि अब जो 2 बसेस जिसमें पैसेंजर्स हैं, क्योंकि एक बस का तो यूज़ ही नहीं आ रहा, क्योंकि 1/4 चले गए तब वो तो 2 में ही आ गए। अब इन 2 में बताना है हमें कि जो बाकी बच्चे बचे हैं या बाकी पैसेंजर्स बचे हैं उन्होंने कितनी सीट्स ऑक्यूपाई कर रखी है। इसका मतलब है कि वो 2 बसेस भी अभी पूरी भरी हुई नहीं है क्या, क्योंकि ऑप्शंस में भी नहीं दे रखा होगा। ऑप्शंस में अगर दे रखा होता कि पूरी भरी हुई है, लेकिन पूरी भरी हुई नहीं है, पूरी भरी हुई होती तो फ्रैक्शन 1/1 आनी चाहिए थी, लेकिन वैसी तो नहीं है, यानी कि 2 बसेस भी पूरी भरी हुई नहीं है। अब हमें बताना है, तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि गलती हो सकती है इस सवाल में। क्या है, 3 आइडेंटिकल बसेस हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है कि सीट्स बराबर है। ठीक है, हमने मान ली कि टोटल जो सीट्स थी बस में तीनों में मिला के वो थी x। अब चूंकि तीनों आइडेंटिकल हैं, सीट्स तीनों में बराबर हैं, तो तीनों में क्या सीट्स की संख्या होगी x/3 x/3 और x/3। ठीक है, सभी में सीट्स हैं x/3, मैंने लिख दिया ईच बस इक्वल टू x/3 सीट्स। अब इनिशियल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, उन्होंने क्या कहा था कि इनिशियली टोटल जो सीट्स हैं बस की उसमें से 4/5 ऑक्यूपाई हो रखी है। 4/5 ऑक्यूपाई होने का क्या मतलब है कि हमारे पास सीट्स कितनी थी, x सीट्स थी। अब 4/5 ऑक्यूपाई हो रखी है, यानी कि 4/5x पैसेंजर्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि एक सीट पे एक ही बस, मतलब एक सीट पर एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है,
कि ऐसा क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन और ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पे एक ही बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक पे दो दो बैठे हुए हैं। तो यानी कि ठीक है, एक्स हमारे पास सीट्स थी, उसमें से 4/5 भी ऑक्यूपाई हो रखी थी, तो 4/5x ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो जाएंगे, क्योंकि 4/5 ऑक्यूपाई कर रखी है, तो 4/5x ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब है 4/5x ही हमारे पास पैसेंजर्स हैं। अब 1/4 पैसेंजर्स लीव कर चुके हैं, 1/4 पैसेंजर्स लीव कर चुके हैं। तो अब पैसेंजर्स कितने बचेंगे, पहले जितने थे माइनस अभी जितनों ने लीव किया है। पहले कितने थे, 4/5x पैसेंजर्स थे, अब लीव कितनों ने करा है, 1/4 ऑफ द पैसेंजर्स ने, तो 1/4 ऑफ 4/5x, क्योंकि पैसेंजर पहले कितने थे, 4/5 थे, लेकिन 1/4 ने लीव कर दिया तो उन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो अब कितने पैसेंजर्स बचे हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 3x/5 पैसेंजर्स बचे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अब जितने पैसेंजर बचे हैं उन्होंने 2 बसेस ही यूज़ करी हैं और 2 बसेस में कितनी फ्रैक्शन ऑफ सीट्स को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। अब फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं कि टोटल कितना है, और ऊपर लिखते हैं कि भाई इसमें से कितना पार्ट उन्होंने ऑक्यूपाई करा है। अब 2 बसेज यूज़ कर रहे हैं, तो 2 बसेज में टोटल सीट कितनी है, x/3 + x/3 यानी कि 2x/3। टोटल सीट्स ऑफ 2 बसेज हो जाएंगी x/3 + x/3 यानी कि 2x/3, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सीट्स क्या हो जाएंगी, 3x/5 डिवाइडेड बाय 2x/3, क्योंकि कितनी सीट्स ऑक्यूपाइड थी, 3x/5, और 3x/5 ऑक्यूपाइड थी, और जो टोटल सीट्स थी 2 बसेज में वो थी 2x/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3x/5 × 3/2x यानी कि 9/10। तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन विच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दीज नंबर्स टू मेक द रिजल्ट अ होल नंबर इज, यानी कि इसमें क्या स्मॉलेस्ट हम फ्रैक्शन ऐड करें इन नंबर्स में, इन नंबर्स के सम में, ताकि वो एक होल नंबर बन जाए। अब देखो एक तरीका था, इन सभी को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर उन्हें ऐड करो, लेकिन मैं इतना नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 1/2 होता है, 2 + 1/2, 3 1/3 होता है, 3 + 1/3 एंड सो ऑन। मैंने इन सबको सभी होल नंबर्स को एक साथ लिख लिया, 2 + 3 + 4 + 5, और इन सभी को एक साथ लिख लिया, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5। अब क्योंकि ऐड करना इजी हो गया, ऐसे आप करते तो ऐड करना मुश्किल हो जाता, वो मैं बताऊंगा कैसे हो जाता। इसको ऐड करोगे 14 आएगा, यहाँ सॉल्व करोगे इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो मैंने क्या तरीका बताया था, सबसे बड़ा नंबर की टेबल बोल लो, 5 1 जा 5 नहीं आएगा, 5 2 जा 10 नहीं, 5 3 जा 15 नहीं, 5 4 जा 20। अब 20 जो है 5 से तो डिविजिबल होगा ही सही, 5 की टेबल बोली है, 4 से डिविजिबल है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे तो खैर ये सभी जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो ये सभी नंबर जो हैं वो क्या है, यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से ही कर लो, क्योंकि यहाँ आपको टेबल बहुत ज़्यादा बार बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 होता है 2 × 2 और 2 होता है 2, इन दोनों में तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक तो 2 कॉमन आ चुका है और ये इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका एलसीएम आएगा 60, और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा, मतलब आंसर नहीं, जो आपका ये आएगा वो आएगा 77/60। अब ये 14 जो है वो तो पहले से ही होल नंबर है, 14 पहले से ही होल नंबर है, तो उसको तो होल नंबर बनाना ही नहीं है, केवल इसको ही बनाना है होल नंबर। अब 77/60 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि होल नंबर बन जाए, अब 13/60 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90/60 आएगा, लेकिन ये अभी भी फ्रैक्शन ही है। इसको अभी रहने देते हैं, पहले इनको ऐड करके देख लेते हैं। 17 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 17 करोगे तो 94/60 आएगा, लेकिन अगर 43 आप ऐड करोगे 43/60 तो क्या आएगा, 43/60 करोगे तो 120/60 आ जाएगा, जो कि आपका एक फ्रैक्शन होता है। आप 1/4 भी करके देख लेना, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो होगा 43/60। 1/4 से आप करोगे तो 1/4 को आप लिख सकते हो 15/60। अगर 15 ऐड करोगे 77 में तब भी फ्रैक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 43/60। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने कहा था कि फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करते तो थोड़ी दिक्कत आती, दिक्कत इसलिए आती क्योंकि अगर आप देखो 2 1/2 को हम लिखते हैं 5/2, 3 1/3 को लिखते हम 10/3, 4 1/4 को लिखते 17/4, इसको लिखते 26/5। अब सोचो 2 3 4 5 का आप एलसीएम ले लेते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप क्या करते, मल्टीप्लाई करते, 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 इंटू 5 करना पड़ता, यहाँ पे आपको 20 इंटू 10 करना पड़ता, यहाँ पे आपको 15 इंटू 17 करना पड़ता, और यहाँ पे आपको 12 इंटू 26। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कंपेरिजन में तो बहुत ही मुश्किल है। ये तो हमने बहुत ईजी बना दिया, 2 + 3 + 4 + 5, और इनको अलग कर लिया, तो ये तो बहुत ईजी कैलकुलेशन बन गई। तो इसलिए मैंने इसे अलग किया था। तो थोड़ा सा आप कभी कभी सवाल में कूदने से पहले देख लो कि क्या आप सिंपल बना सकते हो कैलकुलेशन को। तो इस तरीके से एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया सवाल हमने इजीली सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर है 43/60। तो मिलते हैं आगे की वीडियोस में।